ठीक है, ध्यान से बात सुने। अगर तुम थोड़ा सा भूतकाल में जाओगे तुम्हें कुछ बातें याद आएंगी, जैसे कि चैप्टर नंबर चौथे का नाम क्या था? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवे का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर छठवां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी इंडक्शन से क्या बनता है? करंट। और उसके बाद में आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सब कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में चल रहा है। मतलब फ्रॉम द चैप्टर नंबर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कनेक्ट है, एक ही चीज है, बस अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाई जा रही है। ठीक है, इस बात को समझो पहले तो। ठीक है, मतलब तुम्हारी जो बुक है ना, मतलब बहुत सी बुकों में ऐसे नहीं होते हैं कि चैप्टर लिखे हुए, यूनिट लिखी होती है, यूनिट। इस यूनिट में ये आता है, इस यूनिट में ये आता है, अलग अलग बुकों के अलग अलग नाम है। देखो भाई, काम की बात समझे पहले ध्यान से। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ऐसी वेव जो इस दुनिया में, पहले तो अपने पास में दो टाइप की वेव पाई जाती है। बताता हूँ मैं तुम्हें। एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वो होती है जो किसी मीडियम की सहायता से चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल साउंड। अगर हमारे कमरे में हवा ना हो तो आवाज नहीं आ सकती। दिवाली में चांद पे नहीं बना सकते, पटाखे में आवाज नहीं आएगी, वो भटकते रहेंगे, जलेंगे नहीं, ऑक्सीजन देंगे। पहली बात तो बाय द चांस जला भी दिए जाए तो यहाँ पे बैठे हुए आदमी को अगर बम हाथ में लेके छोड़ दे, आवाज नहीं आएगी उसको। तो वहां पे बात कैसे करते हैं साइंटिस्ट? वो उसका इस्तेमाल करते हैं फोन, ट्रांसमीटर, मोबाइल फोन। उन्हीं का मतलब माइक बॉडी में उसमें सेट होता है, स्पेस सूट में। 2-2.5 करोड़ के बनते हैं वो स्पेस सूट। ठीक है, थोड़ा सा कम सुनो। 2 करोड़ को अगर मैं थोड़ा कम बोल दूं, 199 लाख। 1 लाख कम है ही 2 करोड़ में। 199 लाख। ठीक है, तो 2 करोड़ मतलब अलग अलग टाइप के बनते, अलग अलग क्वालिटी के। ठीक है, बात ये है कि अपने पास दो टाइप की वेव पाई जाती है। वेव यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेगी एनर्जी को, उसको वेव कहते हैं। ये ऑसिलेशंस एंड वेव नाम के चैप्टर में आता है। मैं जैसे कि बात करता हूँ साउंड की, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव यानी कि विच नीड मीडियम टू ट्रेवल। मैकेनिकल यानी कि विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। इस चैप्टर की बहुत सबसे तगड़ी खासियत मीडियम टू ट्रेवल की, इसमें पेपर में आने वाली चीजें फिक्स है। अब शुरू में नहीं है, अभी नहीं है। मतलब चैप्टर पढ़ने का तरीका होता है ना, भूमिका की सब यहाँ से ऐसे जाना है। बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ये आएगा ये पढ़ लो चैप्टर बात खत्म। ये तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जाना चाहिए। सिस्टमेटिक किया सब कैसे होगा। साउंड वेव कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव। तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि अपने पास में बेसिकली 3 टाइप की वेव पाई जाती है। एक होती है मैकेनिकल, जिनको बोलते हैं, जिनको मीडियम की नीड होती है ट्रेवल करने के लिए। दूसरी आ जाती है मैटर वेव। मैटर वेव थोड़ी से अलग टाइप कंसेप्ट है, डुअल नेचर। चैप्टर नंबर 11 में आएगा तब जाके पढ़ोगे डुअल नेचर। मैटर वेव नहीं पढ़ोगे तब जानोगे कि पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, दो टाइप के नेचर होते हैं। शायद कभी गलती से 11th में सुन लिया, हाइंसबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, गलती सुना हो तो, वरना कोई बात ही नहीं है। और जो तीसरी टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन शॉर्ट बोला जाए तो ईएम वेव्स। ठीक है, ईएम वेव। काम की बात ये कि इसके अंदर हमारे पास में जो मैकेनिकल वेव है, इनको मीडियम की नीड पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। उस टाइप का हिसाब किताब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। लेकिन क्यों, आखिर में ऐसा क्या कि मीडियम नहीं चाहिए मीडियम टू ट्रैवल? क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट है खुद को पूर्ति करने के लिए। वो वही चैप्टर में पढ़ना, क्योंकि मीडियम की नीड देंगे। सब एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल। सनलाइट, लाइट, सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुंचती है और बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। हमारे सिग्नल्स, रेडियो वाले, फोन बात करने वाले, इंफ्रारेड, गामा रेज, ठीक है, वो जिनमें स्कैनिंग होती है, सीडी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे, तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इन्हीं से बॉडी स्कैन, मसल्स, मतलब बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। तो बात है कि इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। जानबूझ के यहाँ से निकल के जा रहा हूँ और मैं मैटर के बारे में कुछ नहीं बता सकता फिलहाल। मैटर वेव तो तुम सुनने के इच्छुक भी मत रहो, ठीक है, खेल ही अलग है, क्वांटम दुनिया चली जाती है। फिर चैप्टर के मैप में दो ही बस काम की बातें हैं जो तुम्हें समझनी है। सबसे पहला चैप्टर का जो मैप है, उसमें जितना बड़ा चैप्टर का मैप है ना,
इस बड़ा तुम्हें कभी मिलेगा और नहीं, चैप्टर वेव लिख दिया मैंने वेव की जगह, चैप्टर में सबसे पहला यही जानना है कि व्हाट इज ईएम वेव्स, कहते किन्हें हैं, एक बार ये समझ लेते हैं पहले तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किन्हें बोला जाता है, और दूसरा इनके एप्लीकेशंस क्या है, आखिर इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, किस तरह के इस्तेमाल होते हैं, वैसे दो बातें पढ़नी है। तो सबसे पहला दिन तो बस इसी में निकल जाएगा कि व्हाट इज ईएम वेव्स। इसमें कुछ लोगों ने अपनी थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता का परिश्रम भी दिया, ठीक है। ये कहानी एकदम वेव से स्टार्ट नहीं हो जाती है, ये कहानी स्टार्ट होती है थोड़ा पुराने जाकर। आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होती है, दिखती कैसी है, निकलते कहां से हैं, सन में ऐसा क्या है कि वहां से वेव निकल रही है, हमारे फोन में ऐसा क्या होता है, एक्सरे गामा जो मशीनें होती हैं वो आखिर ऐसा क्या निकालती है, इससे वेव बनती है, बॉडी से आसपास जाती है, बॉडी को पता भी नहीं चलती है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कहां से होता है, तो वो समझते हैं, ठीक है, उसको ध्यान से देखें। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो ये जो रफली लिख रहे हैं हम लोग, वो ये वाली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा हो, यानी कुल मिला के ऐसा मान लो कि चलते हुए किसी भी चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। चार्ज पार्टिकल क्यों, उसका रीजन सुनो। जब कोई पार्टिकल चलता है तो चार्ज पार्टिकल चलने से क्या बनता है, करंट, और किसी वायर में किसी चीज में करंट जाने से क्या बनती है, मैग्नेट। ये एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले लोग हैं भाई। वायर में जाएगा करंट तो करंट, चार्ज आएगा तो बनेगा करंट, और करंट जाने से वायर वेव लाइक मैग्नेट। लोगों ने इस बात को अब तक इतना ही पढ़ा है कि सब किसी भी तार में किसी भी चीज में करंट जाएगा तो इट वेव लाइक मैग्नेट। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है, सोलेनॉइड। तो ठीक वैसे करके अगर तुम्हारे पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है यानी कि चल रहा है, तो चार्ज पार्टिकल से दो बातें क्रिएट होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उससे, और दूसरा उससे क्या निकल के आता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तो इस बात को समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने वाला जो आदमी है वो चार्ज पार्टिकल है। पार्टिकल के चलने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से मैग्नेटिक फील्ड आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही तो था कि करंट जाएगा तो बढ़ते हुए करंट और घटते हुए करंट से क्या बनता है, वापस से फ्लक्स बदलेगा, करंट बनेगा। कुल मिला के मेन बात सेट कर देंगे एक बार में, करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है और मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट वाला इफेक्ट आता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है तो चलता हुआ पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अच्छा, अब ध्यान से बात सुने, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब करंट, किसी वायर में करंट जाता है तो वायर क्या बन जाती है, मैग्नेट। और अगर मैग्नेट का फ्लक्स बदलेगा तो उसमें से क्या पैदा होगा, करंट। भाई किसी वायर में करंट जाएगा तो वायर वेव लाइकिंग मैग्नेट, और जब हम किसी मैग्नेट का फ्लक्स बदलते हैं उसमें क्या इंड्यूस होता है, मतलब कुल मिला के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे पैदा करती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड किसे पैदा करती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये आपस में ही लगे रहते हैं। चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस करेंगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक को प्रोड्यूस करेंगी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनती है फिर चलने लग जाते हैं, उसी को बोलते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहले तो इस बात को ध्यान से मोटा मोटा समझ लें कि आखिर सीन क्या है। सीन बिल्कुल पुराना वाला है, किसी वायर में करंट जाने से वायर वेव लाइक मैग्नेट, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो उसमें क्या इंड्यूस होता है, फिर करंट, तो बिजली आती है। तो बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट को पैदा करती है और मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करती है, और ये दोनों काम की चीजें तो अपने दिमाग में सेट कर लो कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से तुम्हें जो पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, अभी तो बस कुछ झलकियां दिखाई हैं जानबूझ के, उसी को अपन लोग ईएम वेव्स कहते हैं। ध्यान में इतना रखें कि ईएम वेव प्रोड्यूस करने वाला फैक्टर कौन सा है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ये इतना लिख लें पहले, ये वाला सिस्टम लिख लें।
ठीक है, अब काम की चीज सर मीडियम क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगी, एक दूसरे को बनाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। उसको डिटेल में पढ़ना है, ये तो बस झलकी है, एक मात्र सिंपल झलकी है, ठीक है, समझते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। वो बात में लिखा है, देखिए सबसे पहला पॉइंट चैप्टर के मैप के पहले से का ए पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये किन्हें कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किन्हें कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाई ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे को होती है परपेंडिकुलर। ऐसा कुछ में लिखा हुआ तो बताता हूँ सीन क्या है। सीन ये है कि ये वाली मान लो तुम, कौन सी एक्सिस होती है? ये वाली जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाली कौन सी है? एक्स एक्सिस। तो बात ये कि अगर जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे पास में ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ चलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक से क्या क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों फील्ड के चलने से वेव आगे बढ़ती है। वेव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर चलेगी। सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रिक ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक ऐसे जा रही है, तो वेव आगे करके चलेगी इस तरह से। इस कहानी को समझने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने इसमें चल के दिखाता हूँ, हमारे पास में मैं हाथ का मूवमेंट आगे कर सकता हूँ, मैं साइड दे सकता हूँ, कैसे करके, हाँ, अगर इनको चलाऊं फिर ऐसे मूवमेंट इकट्ठा नहीं होगा, आप टेढ़ा जा रहा है, ये ठीक है। देखें ध्यान से बात समझें, नहीं होनी नहीं चाहिए, ध्यान से बात चले। हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे करके आती है, मतलब देखो ये हाथ मैग्नेटिक है और ये वाला इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक के ऑसिलेट करने से कौन सी बनती है? मैग्नेटिक, और मैग्नेट के ऑसिलेट करने से कौन सी बनती है? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक बनाती है मैग्नेटिक को, मैग्नेटिक बनाती है इलेक्ट्रिक को, इलेक्ट्रिक बनाएगी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बनाएगी इलेक्ट्रिक, और ये वेव एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं। और एक दूसरे को प्रोड्यूस करने से, जैसे हमारी मैग्नेटिक बन रही है वाई एक्सिस में, इलेक्ट्रिक बन रही है एक्स एक्सिस में, तो जो वेव चलेगी उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? जेड एक्सिस में। हमारी वेव दोनों के परपेंडिकुलर चलती। सबसे पहले काम की चीज, कौन किसको बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बना रहा है? मैग्नेटिक को। मैग्नेटिक किसको बना देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, और बनाते डालते वेव लगातार ऐसे करके चलती रहती है कंटिन्यूअस सामने की ओर। और वही कहानी हमें यहाँ पे ध्यान से देखनी है, ठीक है। वही मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये रीजन क्या है इसका, मतलब थोड़ा सा स्पीडली हो जाता है ऐसे लिखने से, इस वजह से लिखा हुआ है। ध्यान से पूरी कहानी पढ़े। These waves propagate through a space as coupled electric and magnetic oscillating perpendicular to each other। मतलब क्या है इस बात का? कपल्ड का मतलब क्या है? कि दोनों साथ में चलती है। कौन कौन? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑसिलेट करती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और वेव के परपेंडिकुलर भी ऑसिलेट करती है। इसका मतलब समझो, जैसे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है ऊपर की ओर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है आगे की ओर, तो वेव का चल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड है किसमें? जेड एक्सिस में, और वेव का चलेगी एक्स एक्सिस में। तो इसके अकॉर्डिंग जो बोलना चाह रहा है वो ऐसे बोलना चाह रहा है कि अगर ऐसे करके वेव चलेगी तो वेव आगे की ओर है। देखो ये वाला जो हाथ रिप्रेजेंट करेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? आगे। अगर इलेक्ट्रिक ऊपर है, मैग्नेटिक आगे, तो वेव कहाँ चलेगी फिर? सामने की ओर। हमारी जो वेव की चलने की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक भी आपस में एक दूसरे के, मतलब मोशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तीनों परपेंडिकुलर है। और वेव के चलने को अंग्रेजी में किस शब्द से रिप्रेजेंट किया गया? कौन शब्द इस्तेमाल किया? मूवमेंट नहीं बोला, ट्रेवल नहीं बोला है। प्रोपगेशन ट्रेवल करना, वेव का ट्रेवल करना। तो सबसे सीधी सीधी बात, अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूं चल रही है
तो वेव आगे जो चलती है और वही बात डायग्राम में ऐसे दिखाई जाती है। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ समझ लें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उससे क्या बना, मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक आगे बढ़ी, उससे क्या बना, इलेक्ट्रिक, उसके बाद में इलेक्ट्रिक के बनने से मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए बना देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस किस से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कॉम्बिनेशन से। इसलिए उसमें कपल्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हमारी वेव की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो वेव कहाँ ट्रेवल करेगी फिर जेड एक्सिस में। अगर मैग्नेटिक जेड में है, दूसरी वाई में है, तो वेव कहाँ ट्रेवल करेगी एक्स में। अगर एक एक्स में और एक जेड में, तो कहाँ ट्रेवल करेगी फिर वो वाई में। वो दोनों के परपेंडिकुलर ही ट्रेवल करेगी। और डायग्राम के जो एरो वही दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में बाहर की ओर है, और वेव का प्रोपोगेशन कौन सी में है, एक्स एक्सिस में। तो इस कहानी को पहले यहां से लेके यहां तक लिखे ध्यान से, और पूरी बात समझ में आती है। यहाँ साहब बनने वाला फैक्टर कौन है, EM। तो ए पॉइंट में ये लिखे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीडली। वेव के चलने में एक वर्ड और आता है फ्रीक्वेंसी। तो चलो पहले इसे लिखो, फिर बहुत से छोटे मोटे वर्ड मैं भी लिख दूं क्या इसमें से। These waves are propagate, कॉपी करने की तो नीड नहीं है। The waves which are produced by coupled electric and magnetic field and propagate perpendicular to them, including electric and magnetic are also perpendicular. Electric and magnetic are also perpendicular. Electric and magnetic field are also perpendicular. Are called EM waves. अब वो अपने लिखने का तरीका हो सकता है, सीधी सीधी बात मैंने ऐसे लिखा है, फिर कुछ और डेफिनेशन कुछ भी, पर ठीक है। मेन बात कपल्ड मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होती हैं, उनके परपेंडिकुलर वेव ट्रेवल करेगी। सीधी सीधी कहानी बस इतना, और कुछ खास नहीं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट सुने। ए पॉइंट तो ये लिखा। अब इस ए पॉइंट में ही पहली बात ये, दूसरी बात इसका डायग्राम, सभी उसका डायग्राम अच्छे से बना दें भाई। अपने पास में ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक, मैं जानबूझ के तुमसे कहता हूं कि मैं वाई में रखने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने यहाँ ई लगा दिया। मैं जेड में रखने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड, हम ई लगा दिया। तो सीधी बात है कि डायरेक्शन ऑफ वेव कहां पर होगी, एक्स में। इलेक्ट्रिक ऊपर है, मैग्नेटिक आगे की ओर है, तो वेव ट्रेवल करेगी एक्स में। इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब सभी लोग ये बोल सकते साहब ये तो दोनों एक्स में, नहीं नहीं गलत सोच रहे हो, वो थ्री में है। तो ऐसे ही इमेजिन करो, वही सबसे बढ़िया ठीक एग्जांपल है। तो उसमें काम की चीज कि साहब ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर, वाई में कुल मिला के। वाई में ऊपर भी चलता है, नीचे भी चलता है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, आगे की ओर है, तो उसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड का है आगे की ओर है और पीछे की ओर है, आगे और पीछे। और इन दोनों वजहों से हमारी जो वेव है वो चलती है एक्स में। ठीक है, मैंने वाई जेड लिया, उसको कोई एक्स जेड लिख दे या कुछ भी लिख दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। इसका इस्तेमाल ना काफी बेहतरीन हो जाएगा, देखते जाना।
मैं ही लिख रहा हूँ, इसे लिख के आता हूँ। अच्छा, इसमें अगली काम की बात ऑर्डर से लिख देता हूँ इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगली काम की चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है? ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो वहां पे सेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय चार्जेस दैट आर एसिलेटिंग। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कुछ काम की वर्ड और उनकी नीड नहीं पड़ेगी कि सिंस एसिलेशन इज एब्सोल्यूट फिनोमेना, इज नॉट रिलेटिव। रिलेटिव में चक्कर है, रिलेटिव में चक्कर ये जैसे कि अगर तुम्हारे पास में एक केस रखा जाए कि एक आदमी चल रहा है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्पीड दिया, और दूसरा कोई व्यक्ति है वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर 16 वाले को 10 वाला फॉलो कर रहा है, पीछे है उसके, तो आगे वाले को पीछे वाले की स्पीड 10 दिखाई देगी या कुछ और? उसको स्पीड दिखेगी 6, कि जब मैं खुद चल रहा हूं 16 से और मैं पीछे मुड़ के देखूं 6 दिखाई देगी उसकी स्पीड। अगर दोनों एक दूसरे सामने गति से आए, ये 16 से ये 10 से स्पीड मार रहे हैं, तो एक दूसरे की स्पीड दिखाई देगी 26 मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड एक रिलेटिव क्वांटिटी है, वो अलग अलग देखने के हिसाब से बदल जाती है। लेकिन एसिलेशन का मतलब है कि स्पीड का बढ़ना या घटना। कि हमारे पास में कोई बॉडी है जो अपनी स्पीड को हर सेकंड दो करके बढ़ा रही है, फिलहाल 10 मीटर पर सेकंड है, अगली बार 12, 14, 16, 18। एसिलेशन जो पीछे गाड़ी फॉलो कर रही है, अगर वो आगे वाली गाड़ी को देखेगी तो भी उसका एसिलेशन 2 करके ही दिखेगा, वो रिलेटिवली चेंज नहीं होता। तो कुछ ऐसी डिटेल वाली बात है तो उसकी नीड नहीं है। तो बस ये लिखना है कि EM waves are produced by, EM waves are produced by, EM waves are produced by oscillating charge particle। ऑसिलेटिंग के साथ स्लैश लगा देना, एसिलेटिंग भी लिख देना। ठीक है, एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, एसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स इसके द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, तो मैं इसमें एक काम की बात ये तो पक्का कंफर्म समझ में आ गई होगी कि कौन किसको रीजनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस किसको पैदा करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किसको पैदा करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उन्हें मीडियम की नीड है कि नहीं है? नहीं है। जब एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मीडियम की नीड नहीं होती है। तो सीधी सीधी बात। अच्छा, एक बात और सुन लो, मैं ये बात बता तो रहा हूं, मतलब पूरी कहानी समझा देता हूं। टिल नाउ लाइट इज अ मिस्ट्री। कहते ये है क्या चक्कर? वेव, पार्टिकल, चार्ज, इंटरनल, क्रिएटिविटी, लोगों ने फिर फोटोन्स नाम देंगे, कैसे भी खुद को संतुष्ट तो करेंगे। टिल नाउ इट इज अ मिस्ट्री। अभी तक मतलब कंफर्म ज्ञान संपूर्णता से नहीं मिला कि नेट ऑसिलेट हुआ, कितना आगे चला जाएगा, फिर वो पार्टिकल, उसमें एनर्जी फर्स्ट स्टेट में आई कहां से। मतलब बहुत सारे खेल है, मतलब बहुत सारे खेल है। खैर, लेकिन इस बात को कि ऑसिलेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरी बात दिमाग में चली गई, दैट्स इट। इसमें काम की बात, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करेंगे किसको? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये चेन लगातार चलती रहेगी, और इस वजह से दैट्स व्हाई दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। दैट्स व्हाई they don't require medium, they don't require medium। उनको मीडियम की नीड नहीं पड़ती, सीधी सीधी काम की बात की बस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें काम की बात और सुनो। हमारी जो भी लाइट या वेव चलती है, जो भी वेव ट्रेवल करती है, में से किसी ने सीटी स्कैन करवाया क्या अपना कभी? कोई गया उस मशीन में स्कैन होने के लिए? कोई सा भी स्कैन, एक्सरे कुछ भी करवाया हो? नहीं करवाया। तो मशीनों में काम की चीज होती है फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें उसमें छोड़ना चाहिए। उसमें और भी काम की चीजें होती हैं, जैसे कि मशीन होती है MRI मशीन, उसमें मैग्नेटिक वेव हमारी बॉडी से आर पार करी जाती है। किसी इंसान को अगर उसमें रॉड डली है हाथ में, कभी हड्डी वड्डी टूटने पर किसी भी कारण से, तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसमें से पार किया जाता है, वरना नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किया तो उसकी जो मतलब हाथ तो बांध देंगे, ज्यादा बढ़ाने से वो रॉड फट के बाद आ जाएगी हाथ में से, मसल्स नहीं कि वहीं डैमेज हो जाएंगे। जैसे कुछ लोगों के हार्ट में वो लगाता है पेस मेकर, कभी कभी ब्लड क्लॉट होने की वजह से, या फिर ऐसा मान लो कि जो हार्ट में होती है आर्टरी और वीन्स,
वो छोटी पड़ जाती हैं, उनको खोलने के लिए भी एक जाली से जाती है, जाली सी, नाम नहीं पता मुझे उसका एक्चुअली में क्या, लेकिन वो ओपन करने के जाती है उनको। वो कोशिश तो शायद बिना मैग्नेटिक की बनाई जाती है, अगर मैग्नेटिक की डाल दी और बाय द चांस जीवन में कभी गलती से उस आदमी को स्कैन के लिए भेजा गया तो फट जाएंगी वो आर्टरीज, बाहर निकल के आ जाएगी बॉडी में से। मतलब बात ये कि सारी की सारी जो वेव्स होती है उसमें एक चीज है फ्रीक्वेंसी सेट करना, कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी स्पीड से ऑसिलेट करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वो हॉलो हॉलो ऑसिलेट करेगी, यानी कम एनर्जी होगी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा तेज ऑसिलेट करेगी, ज्यादा एनर्जी पाई जाएगी, ऑसिलेशंस ज्यादा, मतलब ज्यादा तेज घूमना। ये सीधी सीधी बात ये कि अगर रस्सी है तुम्हारे पास में तो रस्सी को बांध दो, ऐसे करके ऑसिलेट कर दो। अगर तुम ज्यादा तेज ऑसिलेट करोगे तो तुम्हारे हाथ जल्दी थकेंगे क्योंकि तुमने ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया, और तुम आराम आराम से यूं करोगे तो हाथ कम थकेंगे। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, और फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम है। तो बात यह है कि हमारी कोई भी जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है, पार्टिकल। जिस पार्टिकल से वो प्रोड्यूस होती है उस पार्टिकल के ऑसिलेट होने की फ्रीक्वेंसी ही वेव की फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। तो इस बात को ध्यान से लिख देना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, किसी वेव में सबसे काम की चीज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ही है, क्योंकि उन्हीं से डिसाइड होता है कि वो कितनी एनर्जी लेके चलेंगी, कितना डैमेज दे सकती है, या फिर जो भी है। फ्रीक्वेंसी किससे बनती है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ध्यान से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। इस कहानी को सबसे अच्छा वैसे याद रखें, अगर वेव की स्पीड ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा स्पीड वाला फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा तेज चक्कर काट रही है। जहां पर कोई वेव 1 सेकंड में 10 चक्कर ले रही है और तुम्हारी वेव 1 सेकंड में 100 चक्कर ले रही है, मतलब हमारी में एनर्जी ज्यादा है, 100 वाली में ज्यादा एनर्जी पाई जाती है। फ्रीक्वेंसी इज द एनर्जी फैक्टर। ठीक है, इसमें अगली काम की बात सुने, तुम्हें पढ़नी है प्रॉपर्टीज। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है, मतलब मोमेंटम है, एनर्जी है, पार्शियली डिवाइड हो जाती है। ठीक है, देख लो, देखें टॉपिक का नाम डालें, इसलिए इतना मत करो, ये तो बात किया आपने। अभी स्टेप 1 डाला था ना, उसमें उसको डिवीजन में देना पड़ेगा, हेडिंग डाल दो चलो विदाउट नंबरिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सनलाइट वाली, एफएम रेडियो वाली, इन सभी में ना एक काम की प्रॉपर्टी है, वो सुने। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहली प्रॉपर्टी, they are transverse in nature, they are transverse in nature। मैं एटलीस्ट ये वाला पोर्शन तो आज फिनिश करना ही है। कोई बता सकता है ट्रांसवर्स किसे कहते हैं? मैं उसके साथ में एक वर्ड दे सकता हूँ, अगर कंपेयर करना चाहो तो, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। हाँ वही चीज है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि वेव्स का ऐसे चलना, जो साउंड है, देखो साउंड कैसे चलता है। साउंड अगर हम जैसे बोलते हैं, बोलते हैं हमारी आवाज से जो आगे के पार्टिकल है वो कंप्रेस होंगे फिर खुलेंगे, कंप्रेस होंगे फिर खुलेंगे, और साउंड ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है कैंचुए की तरह। साउंड ऐसे ट्रेवल करता है रियलिटी में, मतलब हवा के जो पार्टिकल्स हैं, मेरी एनर्जी निकलते ही माउथ से वो पार्टिकल पास आते हैं फिर दूर हो जाएंगे, पास आएंगे दूर हो जाएंगे, तो साउंड आगे ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है इस तरह से। जैसे मान लो किसी ने स्प्रिंग खींच के छोड़ दी हो तो स्प्रिंग ऐसे करके ऑसिलेट करेगी, तो आगे पीछे का जो मूवमेंट है
ऐसे टाइप की वेव को तो हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो आगे पीछे करके मूव होती है आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर जिनमें कंप्रेशन और रियरफेक्शन, कंप्रेशन और रियरफेक्शन, कंप्रेशन रियरफेक्शन बनता है, आपको लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी वो है जो अप डाउन करके आगे बढ़ती हैं, जैसे कि रस्सी, रस्सी को बांध के जब यूं चलाते हैं तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके हमारी मस्कुलर एनर्जी को रस्सी के माध्यम से लेके जाती है। रस्सी को जब यूं करेंगे तो हमारी जो मसल्स में एनर्जी है वो रस्सी के माध्यम से ट्रांसफर हो रही है और ऊपर नीचे जा रही है। तो ऐसी वेव जिनमें मोशन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है, उसमें हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, और लोएस्ट क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो जिनमें लगातार सी टी बनते हैं, ऐसी वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स। वो अप डाउन करके चलती है, वो कंप्रेशन और रियरफेक्शन से नहीं चलती है। तो बस एक काम का वर्ड, थोड़ी पुरानी बात थी पर कोई बात नहीं, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें बी पॉइंट लिखें, इसमें दूसरा पॉइंट कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी है, एनर्जी कैरीड पार्शियली बाय, पार्टली वैसे तो पार्टली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पार्टली बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब की बात ये कि अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 100 जूल एनर्जी है तो 50 जूल इलेक्ट्रिक फील्ड से है और 50 जूल मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों में एनर्जी की मात्रा बराबर बढ़ती है, दोनों में इक्वली ही चलती है। इस बात को ध्यान रखें। हाँ भाई, अगली बात देखना, चलो ध्यान से। इसमें से लिखा है, वैसे तो मैं पहले लिख दिया पर इसकी थोड़ी सी गरिमा रख लेते हैं, आ गया सामने तो। नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। उसके बाद में इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियम होगा तो नहीं चलेंगे, मीडियम हो चाहे ना हो ये तो मूवमेंट करेंगे। इट कैन इवन प्रोपेगेट, इट कैन इवन प्रोपेगेट, इट कैन इवन प्रोपेगेट इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अगर मीडियम होगा तो भी प्रोपेगेट कर सकता है, क्योंकि पता नॉलेज गेन करने की ना की हैबिट होती है, वो कहीं से भी गेन हो सकती है। हम लोगों ने इवन वगैरह ये सारी चीजें ना अपने आप आस पड़ोस से देख ली। एक बार दीपक सर ने उसमें बताया था असेंबली में, एज ऑफ नाउ आई एम ड्रिंकिंग टी, फिलहाल मैं काम कर, फिलहाल आई कांट कम टू प्ले, एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग, खेलने नहीं आ सकता क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। उन्होंने कुछ 1.5 साल पहले इस बात को असेंबली में कहा था, अगर तुम्हें किसी को याद हो तो। नहीं याद, नहीं, उन्हें 5-7 सेंटेंस बुलवाए थे, फिर एक आध बनवाया भी था कुछ तरह से, नहीं ध्यान में। कितना फर्क है, वो हमेशा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को सीखना, कहीं से भी सीख सकते हैं उन चीजों को, ठीक है भाई। इसमें अगली काम की बात ये कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, स्पीड लिखता हूँ पहले, स्पीड प्लस लिख दिया मैंने वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ही मेन वर्ड है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in vacuum is the constant, is considered to be the constant, is considered to be the universal constant, ठीक है। considered is the fundamental constant, ठीक है, ये अच्छा वर्ड है, उसको फंडामेंटल कांस्टेंट मानते हैं। मतलब कि तुम्हें इस बात का मतलब नहीं पता, इसका मतलब ये कि इस दुनिया में एक ही चीज है जो फिक्स है। मतलब भौतिक विज्ञान में टाइम फिक्स नहीं है, अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग टाइम चलता है। तुम इस घड़ी को पृथ्वी पे रख लो, चांद पे रख लो, कहीं पे रख लो, इसके ऐसी 2 घड़ियां खरीद लो, मतलब ये है सेम टाइम लगा दो। उसको उठा के एक को किसी ग्रह पे रखा, दूसरे पर, इसकी ग्रेविटी थोड़ी बहुत अलग है। जब तुम जाओगे वापस 1 साल बाद जाना, इस घड़ी के अकॉर्डिंग 1 साल बाद या फिर 24 घंटे बाद जाना, तो पता चलेगा कि इसमें तो 24 घंटे हो गए हैं, उसमें शायद 22 घंटे हुए हैं, शायद 26 घंटे दिखा रहा हो, 2 घंटे आगे निकल गई हो, कुछ 1-2 मिनट का फर्क क्रिएट हो जाए। इस दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है सिवाय एक चीज के, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और विद सम ग्रेटेस्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ आइंस्टाइन एंड ऑल, इट इज कांस्टेंट बाय द यूनिवर्स सेल्फ। हमारे ब्रह्मांड ने ही खुद को फिक्स किया है, वरना
हम थ्योरीज को स्टडी नहीं कर सकते, प्लैनेट की स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं बहुत डीप चला जाऊंगा, छोड़ो मदन दो, नहीं आता। आगे सुनो, एफ सुनो। सबसे पहले काम की बात की प्रोपेगेट कर सकते हैं, उनको मीडियम की नीड देंगे। इसमें अगला दे पॉजेज मोमेंटम, उनमें मोमेंटम होता है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी वाला। अच्छा लाइट में तो मास ही नहीं होता, हम मोमेंटम पॉजेस करते, थोड़ी सी अजीब बात है पर ठीक है। दे पॉजेस मोमेंटम। उसके बाद में दे आल्सो पॉजेस प्रेशर, दे आल्सो पॉजेस प्रेशर, इनमें प्रेशर भी होता है। मतलब प्रेशर का मतलब ये कि अगर हम अपने पास में कोई भी बारीक सा सिस्टम हो जिससे प्रेशर नाप सकते हैं, तो मैंने कागज को उस मशीन पे रखा, तो मान लो प्रेशर है उसके पास में 1% और उसके ऊपर लाइट जलाती प्रेशर हो जाएगा 2%। मतलब इनमें मोमेंटम है, इनमें एनर्जी है, इनमें प्रेशर है, ये सब कुछ बॉडीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। दे ऑल्सो कैरी एनर्जी, ये तो शायद पहले लिख दी होगी बात, हम लोगों ने नहीं लिखी है तो कोई बात नहीं। दे ऑल्सो कैरी एनर्जी, दे ऑल्सो कैरी एनर्जी। हमारी जो भी लाइट रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनमें मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब ये कि अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, उसमें थोड़ा बहुत प्रभाव डालेंगी, उसको दबाव महसूस होगा। प्रेशर होता है इनके पास में, एनर्जी होती है सभी वेव के पास में, वो महसूस कम होगी क्योंकि थोड़ी सी कम सी रहेगी वैसे स्टार्टिंग में, इस वजह से, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम, इसमें एक वो भी लिखा है, ठीक है, वो तुम ध्यान रखना स्पेशली। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इज द बेसिक सोर्स ऑफ, ये एक बेसिक सोर्स होता है ईएम वेव्स का। ईएम वेव्स का बेसिक सोर्स माना जाता है, मतलब यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। पर डाइपोल मूविंग होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जीएचआई के बाद में जे, सबसे पहली बात ईएम वेव्स डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज, HERTZ इन 1887, 1887 में हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था उनको, तो इसीलिए उनकी फ्रीक्वेंसीज की यूनिट हर्ट्ज है, ठीक। तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है 1887, कुछ 128 साल पहले, नहीं 128 138 साल पहले, तो ज्यादा पुराना नहीं है। अकबर जहाँ 405 साल, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है, मतलब ताजमहल से तो नई बात है, तो बहुत पुराना हो गया। उस बात को समझेंगे, बहुत बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी कुछ पिछले 10-20 साल से ही ज्यादा चरम पे आ चुकी है टेक्नोलॉजी, उससे पहले नहीं थी, ठीक है। तो ईएम वेव्स हर्ट्ज के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो मैं सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इतना ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ये सब कुछ है, और इसको तुम्हें ना याद करने की नीड नहीं है, कि तुम्हें याद रहेगा हमेशा, ठीक है। इसमें अगली बात सुने ध्यान से, कौन लिख दिए जे तक, जे के बाद में यहाँ पे कुछ लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। हाँ ये वाली बात है, जे के बाद में, जे के बाद क्या आता है, के के बाद एल और एल के बाद में एम, ठीक है भाई। ध्यान से बात सुने, हमारे पास में किसी भी वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है v = 1 में अंडर रूट म्यू नॉट म्यू इनटू में एप्सिलॉन नॉट। म्यू क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, म्यू क्या चीज है, परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन क्या चीज है, परमिटिविटी। म्यू की वैल्यू वैक्यूम में कितनी होती है, 4/10⁻⁻7, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10⁻⁻12। अगर हम बात कर लें वैक्यूम के केस में, तो वैक्यूम के केस में क्या बन जाता है कि साहब 1 में अंडर रूट म्यू नॉट इनटू में एप्सिलॉन नॉट, और तब जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है सी यानी कि 2 × 10⁻, नहीं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर तुम लोग ध्यान से बात समझो तो मैं कह रहा हूं कि लाइट की स्पीड 3 लाख, थोड़ी कम होती है वैसे तो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड वैक्यूम में होती है, वो उसको तुम यहां से निकाल सकते हो। लेकिन बाकी किसी मीडियम में अगर तुम्हें स्पीड निकालनी किसी वेव की, तो उस मीडियम की परमिएबिलिटी कितनी है और उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगला काम कर रहा हूं, ठीक है, यहां से नहीं, तो ये स्पीड लाइट दिया है, ये म्यू नॉट आएगा जगह, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट,
ये स्पीड ऑफ लाइट तो गलत लिखते हैं ना, तो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ आएगा सी और यहाँ आएगा बी और यहाँ से हटेंगे दोनों। इसमें अगली काम की चीज हम लोगों ने जैसे कि अभी लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी किस किस के द्वारा बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितनी ऊर्जा है और मैग्नेटिक पे कितनी ऊर्जा है, वो एनर्जी निकालने के फॉर्मूले दोनों के द्वारा, वो तुम्हारे सामने देखते हो, ध्यान से देखना कि तुमने पहले भी कभी देखे हैं शायद, अगर याद हो गलती से तो 5 चैप्टर में आते हैं एक बार, बस एक झलकी में लिखे हैं तो याद नहीं होंगी। तो एनर्जी निकालने का तरीका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पहली बात तो तुम्हें इस बार ना मेरे दिमाग से पढ़ने की कोशिश करो इस चीज को, बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होने वाली जो एनर्जी है वो किस किस के द्वारा बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में क्या पढ़ा था, म्यू नॉट। तो ये जो एनर्जी का फॉर्मूला बनाएंगे, एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय यू, ई से नहीं दिखाते हैं, और जो फॉर्मूला बनाएंगे वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है तो यहाँ पर जो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर भी हाफ आएगा, यानी कि हाफ बी का स्क्वायर। देखिए पहले ध्यान से बात समझ लो, फॉर्मूला रटना नहीं है ना, दिमाग से याद हो जाता है। दोनों जगह हाफ है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है, दोनों जगह एप्सिलॉन नॉट आएगा और म्यू नॉट भी आएगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ई के साथ आता है और म्यू नॉट बी के नीचे आता है। ये एनर्जी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला है जो उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, मतलब हमारी जो वेव है वो कितनी एनर्जी लेके चल रही है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको कैलकुलेट करने का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, किसी पर्पज से लिखवाया जा रहा है वरना लिखवाया नहीं जाता। जब तो पूरा पूरा पन्ना चढ़वाया पीछे का तो कोई तो रीजन होगा उसका। डेरिवेशन करके आएगा वो, इसमें आएगा, मतलब कैसे नहीं समझ में आएगा वो, उसकी संपूर्ण एक व्याख्यान है पूरे का पूरा। जैसे मैं हल्का से बताता हूँ तुझे, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आधा स्क्वायर, इसमें एप्सिलॉन नीचे है ना, एनर्जी मतलब वर्क ही होता है कुछ ना कुछ, वो कैसे बनता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट से, तो कोई नहीं इसमें एप्सिलॉन नीचे चाहिए। एक मैग्नेटिक फील्ड को निकाला तुमने म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, उसमें बायो-सावर्ट लॉ में आईडीए sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, इसमें लिखा था। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनियो। देखिए म्यू नॉट ऊपर होता है, इधर नीचे लिख रखा है यहाँ पे, और एप्सिलॉन नीचे होता है, इन्होंने ऊपर लिख रखा है, तो कुछ डेरिवेशन है, इन्होंने उल्टी तो आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन नीचे होता है वो ऊपर आया, और वहाँ पे म्यू नॉट नीचे ऊपर होता है तो वो नीचे दिख रहा है, तो मतलब है मतलब डेरिवेशन फॉर्म, पर नीड रहेंगे उसकी। क्या को मैं तो विजुअल में ये सारी आवाजें करके दिखाऊं कि ऐसे आता है ऐसे आता है, अरे कोई नीड नहीं है, मतलब ठीक है जितना देख रहे हो मच मोर देन सफिशिएंट है, इट्स ओके। हाँ भाई, और अगले टॉपिक का नाम डालते हैं, मतलब #2 लगा दे, चैप्टर के मैप का दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वही एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव्स, चैप्टर मैप का दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने वो तुम्हें के वगैरह छुड़वाया ना इस पन्ने पे, ये
ये मैं तुम्हें उसमें पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स में, तब जाके K2 का लैम्डा एंगल फ्रीक्वेंसी कहाँ से आता है वो सब कुछ तभी जानबूझ के यूनिट रहेंगे इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिख दिया, इसे अपन लोग कल फिनिश करेंगे। चलिए समाप्त यही होगा, ध्यान रखते हैं।